जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, सभी बने हैं सेल से। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उसको करता कौन है? सेल करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल को हम डिफाइन भी इसी तरह से किया जाता है। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of living organism. Cell is the structural and functional unit of living organism. सेल आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना किससे है? सेल से। तो सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रही है, उसके लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास कंप्लीट सेल नहीं है, उसे हम लिविंग नहीं कह सकते। ध्यान से सुनिएगा बात। यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कंप्लीट सेल नहीं है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। आपके एनसीईआरटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब यदि कोई इनकम्प्लीट सेल है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो कर सकती, मतलब उसको हम लिविंग नहीं कहेंगे। जैसे आप देखिए वायरस, अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर बनाए तो वायरस एक इनकम्प्लीट सेल है। वायरस एक इनकम्प्लीट सेल है। क्यों? क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सेल है। और इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको लिविंग रहना है तो ये इसको होस्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। यही कारण है कि जो वायरस होता है जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वैसे ही वायरस लिविंग हो जाता है। तो यदि हम कहें तो वायरस क्या है? कंप्लीट सेल नहीं है। और कंप्लीट सेल नहीं है इसलिए ये इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो कर सकता। और इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो कर सकता मतलब इसको हम लिविंग कंसीडर नहीं करते। इसको हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर होस्ट के बाहर है तब उसको लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। होस्ट के अंदर चला जाता है तो होस्ट का साइटोप्लाज्म यूज कर लेगा और तब आप इसको लिविंग कहोगे। तो अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास केवल एक ही सेल है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही सेल क्या बॉडी के या ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल है, और वही एक सेल जितने भी रिएक्शंस हैं जो कि एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है वो सभी रिएक्शन खुद कर लेता है। जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटी है वो खुद अकेला सेल कर ले रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके लिविंग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात ये भी लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लिविंग इंडिपेंडेंट है।
इनकी लिविंग इंडिपेंडेंट है। लिविंग इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इसकी डिपेंडेंसी किसी और दूसरे और होस्ट पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं है। क्यों नहीं है डिपेंडेंसी? इसका मतलब यह है कि जो चीजें इसको सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सभी चीजें ये सेल अकेले ही बना लेता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है मतलब प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें इसका खुद का डीएनए होगा, तो खुद का आरएनए बना लेगा, उससे खुद का प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन से फिर एंजाइम बना लेगा। तो जो जो इसको चाहिए वो सेल खुद बना सकती है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट लिविंग शो करता है। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है ये सेल वो खुद से परफॉर्म कर सकता है, खुद से बना सकता है। क्यों? क्योंकि खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, सब कुछ खुद का है, खुद का साइटोप्लाज्म है, डिपेंड किसी के ऊपर नहीं होना है। लेकिन वायरस को हमने कंप्लीट सेल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वायरस के केस में खुद का साइटोप्लाज्म नहीं होता। अगर खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है तो इसको साइटोप्लाज्म के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो वायरस इज नॉट अ कंप्लीट सेल। कब कंप्लीट सेल वायरस नहीं है? जब होस्ट के बाहर है। जैसे होस्ट के अंदर जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको होस्ट का साइटोप्लाज्म मिल जाएगा और वो लिविंग हो जाएगा। इसलिए हम वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो सेल के आधार पर हमने दो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खुद का डीएनए है, तो खुद से आरएनए बना सकते हैं, खुद से प्रोटीन बना सकते हैं, खुद का राइबोसोम, सब कुछ, साइटोप्लाज्म भी खुद का है। इसलिए इनकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होती नहीं है। और जब डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकते हैं। दूसरी बात, जिंदा रहने के लिए जो जो एसेंशियल एक्टिविटी है, जिंदा रहने के लिए जो जो एसेंशियल एक्टिविटी है वो सब बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप अकेले परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ इट्स परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज। जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटीज होती है वो सब कर लेगा। जिंदा रहने के लिए जो जो एसेंशियल एक्टिविटी, जो जो जरूरी कार्य होगा वो सब सिंगल सेल कर सकता है। मतलब ये जो सिंगल सेल है इसके अंदर डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सब कुछ अकेले ही करेगा ये। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट लिविंग क्यों है? क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, खुद का साइटोप्लाज्म है, किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका इंडिपेंडेंट लिविंग है। और जितने भी एसेंशियल एक्टिविटी है ये अकेले कर सकता है। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट लिविंग शो करता है और साथ ही साथ जितनी भी एसेंशियल एक्टिविटी जरूरी है वो सब अकेले कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया तो सेल आपस में जुड़ते चले गए, सेल आपस में जुड़ते चले गए और क्या बन गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, बनने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे कारण ये है कि अब देखो एक ही सेल हर काम कर रहा है तो वर्कलोड एक ही सेल पर ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इस केस में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बीइंग में ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम का फायदा क्या है कि काम डिवाइड हो गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम केवल डाइजेशन करना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम केवल रेस्पिरेशन करना है। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं कर रहा। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है इससे फायदा क्या हो गया कि काम बट गए हैं एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन
ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट लिविंग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक जानकारी था सेल के बारे में। अब देखिए, अब आता है इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि हमने भी पढ़ा सेल के बारे में कि यदि कोई चीज कंप्लीट सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं कहेंगे। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यदि कोई सेल इनकम्प्लीट है तब तो वो लिविंग नहीं है। हाँ, कंप्लीट होगा तो लिविंग होगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था स्लाइडिन एंड स्वान। आगे हम पढ़ेंगे स्लाइडिन कौन थे और स्वान कौन थे और सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, स्लाइडिन स्लाइडिन एक बॉटनिस्ट थे। ये एक बॉटनिस्ट थे, याद रखना, स्लाइडिन एक बॉटनिस्ट है। अब सिंपल सी बात है, यदि बॉटनिस्ट हैं तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। छोटे से छोटे प्लांट से लेकर के बड़े से बड़े प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना स्टडी किया और इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं और वो सेल आपस में जुड़ के बना लेते हैं टिश्यू। जैसे यदि हम बात करें तो उन्होंने ये देखा जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट की लीफ है, ये लीफ है प्लांट की। इन्होंने क्या देखा कि यदि आप इस लीफ को भी स्टडी करते हो तो ये लीफ भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। इस तरह से बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है इस तरह से। और यही सेल आपस में जुड़ के बना लेते हैं टिश्यू। तो यही क्या बना लिया? टिश्यू। यही बना लिया टिश्यू। तो स्लाइडिन का कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या बताया, जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। जितने भी प्लांट हैं वो सेल से बने हैं। तो उनके बारे में लिख लेते हैं। He examined a number of plants and observed that all plants are composed of cell and product of cell, cell and product of cell। ठीक है, तो स्लाइडिन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट को देखा, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, लेकिन सब में उन्होंने उनको एक कॉमन चीज दिखी कि कोई भी प्लांट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी प्लांट किससे बने हैं? सेल से। और वही सेल आपस में जुड़ के बना लेता है टिश्यू। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने। ठीक है, यहीं पर एक साइंटिस्ट स्वान आते हैं। स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसको हम रफ कर देते हैं। स्वान ये एक जूलॉजिस्ट है। ये एक जूलॉजिस्ट है, तो नेचुरल सी बात है, जूलॉजिस्ट है तो ये एनिमल्स के सेल पर काम किए रहे होंगे।
लेकिन एक कुछ प्लांट के सेल को भी इन्होंने देखा। इन्होंने एनिमल के सेल को, ये जूलॉजिस्ट है तो एनिमल के सेल पे तो काम किए ही थे, लेकिन इन्होंने कुछ प्लांट के सेल को भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला या इन्होंने क्या पाया वो हम बताते हैं। तो स्वान ने बताया कि जब कोई एनिमल का सेल लेते हो, इन्होंने बताया कि जब कोई एनिमल का सेल लेते हो तो एनिमल के सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है। हाँ, उन्होंने बस इतना ही बताया कि एनिमल के सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बताया। स्वान ने ये नहीं बताया कि उस लेयर को हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बस उन्होंने इतना बताया कि एनिमल का सेल आप लोगे तो उसमें एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम आज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक पतली सी लेयर है और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कुछ एनिमल के सेल के साथ साथ कुछ प्लांट के सेल को भी ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या पाया कि प्लांट के सेल के बाहर, ये प्लांट का सेल है और प्लांट के सेल के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और इन्होंने ये बताया कि सेल वॉल यूनिक फीचर है किसका, प्लांट सेल का। तो बच्चों से अक्सर ये गलती हो जाती है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि सेल वॉल जो होता है प्लांट में पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट का यूनिक फीचर है, ये किसने बताया? तो बच्चे जल्दी में आंसर मार देंगे स्लाइडिन को, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि स्लाइडिन बॉटनिस्ट थे तो स्लाइडिन ने ही बताया होगा। लेकिन इसे याद रखना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। इसे बताने वाले साइंटिस्ट हैं स्वान। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल को आप देखोगे तो एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड लेयर है जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल का यूनिक फीचर है और इसे बताने वाले साइंटिस्ट स्लाइडिन नहीं है। कौन है? स्वान। तो इसे आप लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल is the unique feature of plant cell। ये प्लांट सेल का यूनिक फीचर है सेल वॉल का होना। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में कभी भी आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एनिमल के सेल और प्लांट के सेल को देखने के बाद स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो, वो किससे बनेगा? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इन्होंने भी वही रिजल्ट पाया जो कि स्लाइडिन ने पाया था। ठीक है, स्वान ने भी वही रिजल्ट पाया जो कि स्लाइडिन ने प्लांट के केस में पाया था। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो स्वान ने हाइपोथेसिस दिया proposed the hypothesis that body of plant and animal are composed of cell and product of cell। ठीक है, तो स्वान और स्लाइडिन के स्टेटमेंट बहुत मिलते जुलते थे। स्वान और स्लाइडिन के स्टेटमेंट बहुत मिलते जुलते थे। तो दोनों लोगों ने मिलकर के एक
थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किससे बनेगा? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो स्लाइडिन और स्वान ने अपने ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। वो सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, बनेगा किससे? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हम लोग सेल थ्योरी को देख लेते हैं। मैं इसको रब करता हूं बच्चों। क्या है सेल थ्योरी, उसको देखते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडिन एंड स्वान ने, गिवन बाय स्लाइडिन एंड स्वान। स्लाइडिन एंड स्वान। सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, किससे बनेगा? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल थ्योरी यही कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन फिर लोगों ने पूछा कि आप बहुत बोल रहे हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल। आप हमें ये बताइए कि जो सेल बन रहा है, ये सेल आ कहां से रहे हैं? आपने तो बोल दिया कि प्लांट है तो वो भी सेल से बनेगा, एनिमल है वो भी सेल से बनेगा, लेकिन ये सेल कैसे बनता है? नया सेल कैसे बनता है, ये आप बताइए। तो ये स्लाइडिन और स्वान इस बात को नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है। तो सेल थ्योरी का यही ड्रॉबैक था। सेल थ्योरी का यही एक ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नया सेल कैसे बनता है। इन्होंने बस ये बताया कि प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, किससे बनेगा? प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, किससे बनेगी? सेल से। लेकिन ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनता है, इसलिए यही इनका ड्रॉबैक बन जाता है। तो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक यही था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नया सेल कैसे बनता है। अनेबल टू एक्सप्लेन how new cells are formed। नया सेल कैसे बनता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर एक नए साइंटिस्ट का उदय होता है और उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अगर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हमको पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते थे। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो नया सेल होता है वो पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। तो पढ़ते हैं रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा। रुडोल्फ विर्चो 1855 की बात है। रुडोल्फ विर्चो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा
कि जैसे मान लो तुम्हारा पुराना सेल है या जो सेल पहले से प्रेजेंट है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल इसको आप बोल सकते हो। ये सेल हमारे पास पहले से मौजूद है, तो नया सेल जो बनता है वो इसी प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनता है। ठीक है, तो रेडॉल्फ विर्चू ने जो स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल किससे बनेगा? पुराने सेल के डिवीजन से। न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो रेडॉल्फ विर्चू ने उस बात को बताया जिसको कि स्लाइडर और स्वान की सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन्होंने बताया कि जो नया सेल होता है वो पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। फिर एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि पुराना सेल मान लो किससे आया होगा, तो पुराना सेल मान लो इसके पुराने सेल के डिवीजन से आया होगा, और वो कहां से आया? पुराने सेल के डिवीजन से आया होगा। तो कुल मिलाकर के आखिरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि जो अर्थ की पहली सेल आई होगी वो कहां से आई होगी। आखिरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि जो पहली सेल बनी होगी वो कैसे बनी होगी। तो बच्चों, पहला सेल किसी ने बनाया नहीं था। पहला सेल जो था वो किसी ने बनाया नहीं था, वो अपने आप बनी थी। उस समय अर्थ का कंडीशन ऐसा था कि बायोमॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले गए और सेल बन गया। और ऐसा सेल जो कि अपने आप बन जाता है, उसके लिए हम बायोलॉजी में एक टर्म देते हैं डी नोवो। डी नोवो, सुंदर लिख दें थोड़ा, डी नोवो। तो पहला सेल जो बना वो अपने आप बना, किसी ने बनाया नहीं था। और यदि कोई सेल अपने आप बनता है तो उसके लिए टर्म क्या लिखते हैं? डी नोवो। तो पहला सेल अपने आप बना था, किसी ने बनाया नहीं था, और उसके बाद जो नए सेल बने वो पुराने सेल में डिवीजन से बने। ठीक है, और सेल का जो डिवीजन होता है उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। इस चैप्टर के बाद हम लोग सेल डिवीजन ही पढ़ेंगे। तो यहां तक बच्चों बात समझ आ गई। तो रेडॉल्फ विर्चू का स्टेटमेंट लिया गया, स्लाइडर और स्वान का स्टेटमेंट लिया गया, और सेल थ्योरी को फिर मॉडिफाई कर दिया गया। तो आज के टाइम में जो हम सेल थ्योरी को जानते हैं वो क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और नया सेल किससे बना है? फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या कहती है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, बनते हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और नया सेल किससे बनता है? नया सेल पुराने सेल में डिवीजन होने से बनता है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है या मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। अगर हम चाहें तो लिख लेते हैं इसको, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जिसे हम आज मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया गया। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या कहती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। और नया सेल किससे बनता है? पुराने सेल में डिवीजन होने से। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ cell and product of cell और नया सेल किससे बनेगा?
न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी यही है, क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं, सेल से, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और नया सेल किससे बना है, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो बच्चों ये था सेल थ्योरी। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉर्ड करो। सेल के नंबर पर हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कंप्लीट सेल है, चाहे फिर वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, अगर कंप्लीट सेल रखता है तो उसकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंट लिविंग होगा। क्यों, क्योंकि जो भी चीज उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए वो खुद बना सकता है। दूसरा, वो परफॉर्म कर पाएगा, जितने भी सेंसुअल एक्टिविटी होंगी वो सब अकेले परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यदि कोई सेल इनकम्प्लीट है तो उसे हम जिंदा नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास कंप्लीट सेल नहीं है, तो जो जो चीज चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए वो खुद नहीं बना सकता। इतनी बात। फिर दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडिन और स्वान। स्लाइडिन थे बॉटनिस्ट, स्वान थे जूलॉजिस्ट। स्लाइडिन ने बहुत सारे प्लांट सेल को देखा, उन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं वो किससे बने हैं, प्लांट की जो बॉडी है किससे बनी है, बहुत सारे सेल से बना है, और वो सेल जुड़ करके बना लेते हैं टिश्यू। फिर स्वान आए, स्वान ने बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट के बाहर एक रिजिड लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और हमने बताया कि सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में। तो सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में, याद रखना, ये बताने वाले साइंटिस्ट से स्वान। बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, स्लाइडिन मार के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्लांट की बात है तो स्लाइडिन नहीं बताए होंगे। लेकिन याद रखना, सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में, ये बात स्वान ने बताई है। और स्लाइडिन और स्वान के जो स्टेटमेंट थे एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, तो दोनों लोगों ने मिल करके थ्योरी दी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। लेकिन फिर लोगों ने पूछा कि नया सेल किससे बनता है, तो सेल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो नए साइंटिस्ट आ गए जिसको हम बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया कि नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। तो सेल थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं किससे, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से। और नया सेल किससे बनता है, पुराने सेल के डिवीजन से। ये बच्चों मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल दो तरह के होते हैं, एक जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो पढ़ते हैं। सेल दो तरह का होगा, एक बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जैसे आप बैक्टीरिया का सेल देख लो, अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखते हैं तो हमको केवल साइटोप्लाज्म में ही नजर आता है, न्यूक्लियस कहीं नहीं दिखता। और इस साइटोप्लाज्म में ही इसका डीएनए पाया जाता है, और हमको पता है कि जो डीएनए होगा बैक्टीरिया का वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। तो मतलब डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ मिल गया हमको, साइटोप्लाज्म में ही मिल गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड या ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। माइनस का मतलब एब्सेंट है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब जो भी एक्टिविटी होगी वो कहाँ होगी, इसी साइटोप्लाज्म में होती है, इसी साइटोप्लाज्म में ही होगा। मतलब इसी डीएनए से बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, इसी से प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होगा, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे हम यूकैरियोटिक सेल बनाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा वो लीनियर डीएनए होगा, ये लीनियर डीएनए होगा, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा, किसमें क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसका मतलब जो भी चीजें होंगी, जो भी रिएक्शन होगा वो सभी साइटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए हम साइटोप्लाज्म को बोलते हैं इट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी का जो मेन एरिया है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि जितनी भी सेल की एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। चाहे डीएनए से आरएनए बनाना हो, चाहे आरएनए से प्रोटीन बनाना हो, सब कुछ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इतना यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल, देखते हैं। बच्चों हम लोग टोटली एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को केवल रटना नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी सीखेंगे, हर चीज में कॉन्सेप्ट लगाएंगे ताकि चीजें कम से कम हमको रटना पड़े और माइंड को एनालिटिकल वे में डेवलप किया जाएगा। तो यदि हम साइज ऑफ सेल की बात करें, साइज ऑफ सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है बताओ, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा का है, माइकोप्लाज्मा। अगर इसका डायमेंशन लिखे तो आता है 0.3 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में एक चीज और दिया है, पीपीएलओ। अरे भाई पीपीएलओ भी तो माइकोप्लाज्मा ही है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं, लेकिन इसका जो डायमेंशन दिया है वो 0.1 माइक्रोमीटर। अगर दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं तो डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो याद रखना ये लंबाई दी गई है और ये क्या है, डायमीटर है। 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर है और ये क्या है, लंबाई है। अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें, अगर हम टिपिकल बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया सेल की अगर बात करें हम, तो ये 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। और ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो लगभग 7 माइक्रोमीटर होगा। वायरस की बात कर लें तो 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो हमने क्या बताया, ये सब साइज सेल की, ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है, आप लोग को याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में हर चीज जो दी गई है मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है।
यहां पे एक बात नहीं समझ में आई, अगर हम सबका डायमेंशन चेक करें तो इसका 0.3 है और इससे कम इसका है 0.2। ये फिर भी हम बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल, वायरस को नहीं बोलते हैं। डायमेंशन वायरस का माइक्रोप्लाज्मा से कम है, फिर भी हम माइक्रोप्लाज्मा को बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल, वायरस को नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वायरस कंप्लीट सेल नहीं है। वायरस को हमने क्या बताया, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल। अगर ये सेल है ही नहीं तो स्मॉलेस्ट सेल कैसे होगा ये? ठीक है, यही कारण है कि स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा होता है, वायरस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायरस कंप्लीट सेल नहीं है। वायरस क्या नहीं है? कंप्लीट सेल नहीं है। और जब वायरस कंप्लीट सेल नहीं है तो ये स्मॉलेस्ट सेल होगा भी नहीं। इसे बच्चों याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम डेटा याद करके चले जाते हैं, तो वायरस देख करके ही हम आंसर मार के चले आते हैं। तो इसे ध्यान रखना कि वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, और अगर एग्जामिनर ने पूछा कि स्मॉलेस्ट सेल तो फिर हम बता देंगे माइक्रोप्लाज्मा। वायरस क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये सेल नहीं है। क्लियर है? इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखेंगे बच्चों हम लोग शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। सेल का शेप देखेंगे। सेल का शेप, जैसे मान लो आरबीसी है, इसका शेप कैसा होता है? यस, राउंड होगा और बाइकॉन्केव होगा। आरबीसी का शेप राउंड होगा और बाइकॉन्केव होगा। अगर नर्व सेल की बात करें, इलोंगेटेड होगा और ब्रांच्ड होगा। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये अमीबॉइड होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल के शेप आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ सेल गोल गोल है, राउंड है, बाइकॉन्केव है, कुछ इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, कुछ अमीबॉइड है, मतलब इरेगुलर शेप। जैसे अमीबा इरेगुलर शेप का होता है वैसे ही डब्ल्यूबीसी होता है। सभी सेल एक जैसे भी तो हो सकते थे, समझिए, सभी सेल एक जैसे भी तो हो सकते थे। ये शेप अलग अलग होने के पीछे क्या कारण है? यस, शेप अलग अलग होने के पीछे, जो शेप अलग अलग इनका आ रहा है, ये डिपेंड करता है इनके फंक्शन के ऊपर। जैसा इनका फंक्शन है वैसा इनका सेल। तो मतलब जो सेल का शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वो सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आरबीसी राउंड है, बाइकॉन्केव है, ताकि ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें आ सके, इसलिए न्यूक्लियस भी एब्सेंट हो जाता है। तो जो भी सेल का शेप होता है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? यस, फंक्शन के ऊपर। सेल के जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा उस फंक्शन के आधार पर सेल का शेप भी बन जाता है। तो यहां तक बच्चों याद रखिएगा। सेल के और भी शेप होते हैं, डिस्क होता है, पॉलीगोनल टाइप के भी सेल होते हैं। तो सेल की वैरायटी ऑफ शेप होते हैं, और जो शेप होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सभी सेल आइडेंटिकल नहीं होते, सभी सेल एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी सेल का फंक्शन एक जैसा नहीं होता। तो यहां लिख सकते हो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग तो शेप का, सेल का शेप अलग अलग। तो बच्चों ये हम लोगों ने शेप ऑफ सेल पढ़ लिया। अब आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब हम लोग सेल के अंदर जा करके देखेंगे कि वास्तव में सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल की बाउंड्री क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो इसको बच्चों हम रफ करते हैं।
अब बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, साइज पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा। वायरस को हमने कंसिडर क्यों नहीं किया स्मॉलेस्ट सेल में, क्योंकि वायरस कंप्लीट सेल नहीं होता। और शेप ऑफ द सेल, तो शेप ऑफ द सेल जो होता है, जो सेल का शेप होता है वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसा उसका शेप हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों ओवरव्यू ऑफ द सेल, ओवरव्यू ऑफ द सेल। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ द सेल के पहले कुछ हिस्ट्री है सेल की, उसको जान जाते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने किया था। उन्होंने जिस सेल को देखा था वो डेड सेल था। तो सवाल ये आता है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा, तो सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो लिविंग सेल को जिस साइंटिस्ट ने देखा था उनका नाम था लीवनहॉक। तो हिस्ट्री थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, ये सेल कैसा था? कॉर्क का सेल था, कॉर्क का सेल था। और कॉर्क का सेल कैसा होता है? डेड होता है, डेड सेल था। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। पहला सेल जो डिस्कवर किया गया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था? तो फर्स्ट लिविंग सेल देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था? यस, डिस्कवर्ड बाय ए.वी. लीवनहॉक ने। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? इसको भी आप लोग याद रखना। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखना, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हुक ने सेल का किया था कि न्यूक्लियस का ब्राउन ने किया था। तो याद रखना कि न्यूक्लियस में भी एन है और ब्राउन में भी एन है, तो इससे याद करना आपको आसान हो जाएगा। अब देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल, इसको मैं रफ कर देता हूं। Overview of the cell. Overview of the cell. अच्छा, देखते हैं सेल कैसा दिखता है। ये हमारा मान लो एक प्लांट सेल है। तो सबसे बाहर की लेयर जो होगी उसको हम बोल देंगे सेल वॉल, और ये हो जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिल करके सेल की बाउंड्री बनाती हैं, तो इनको हम सेल बाउंड्री भी कह सकते हैं। सेल की बाउंड्री जो किससे बन रही है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिल करके सेल की बाउंड्री बना रही हैं, इसलिए ये जो रीजन होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? सेल बाउंड्री हो जाएगा। अब सेल के अंदर जाएं, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएं तो देखो ये जो लिक्विड पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यहां पर न्यूक्लियस भी होगा आपका। जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म में तो पानी ही होता है।
तो जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम बोल देते हैं साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म में दो हिस्से आ जाएंगे, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। एक लिक्विड पार्ट और दूसरा आ जाएगा सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं साइटोसोल। इसको हम बोल देते हैं साइटोसोल, या इसी को बोल देते हैं सेल मैट्रिक्स, या इसी को बोल देते हैं सेल मैट्रिक्स। इसी को बोल दिया हमने सेल मैट्रिक्स। जो सॉलिड पार्ट है इसको बोल देंगे ट्रोफोप्लाज्म। अब देखिए ट्रोफोप्लाज्म होता है, इसमें क्या क्या होता है? सेल ऑर्गेनल ट्रोफोप्लाज्म में ही आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो सकता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे वो कहाँ आएंगे? ट्रोफोप्लाज्म में। ठीक है। और कभी कभी कुछ स्टोर्ड फूड होता है वो भी कहाँ आता है? ट्रोफोप्लाज्म में। तो जब ट्रोफोप्लाज्म को अलग से लिखें तो जो ट्रोफोप्लाज्म होता है इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं। ट्रोफोप्लाज्म के भी हम दो पार्ट कर लेते हैं। ट्रोफोप्लाज्म में ही आपका सेल ऑर्गेनल आएगा, सेल ऑर्गेनल होगा, और स्टोर फूड भी इसी में आता है। तो रीजन ऑफ ट्रोफोप्लाज्म जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं, रीजन ऑफ ट्रोफोप्लाज्म जिसमें हम फूड का स्टोरेज करते हैं उसको हम ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल ऑर्गेनल में क्या क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो हमने एक सेल देखा, तो सेल की बाउंड्री किसने बनाया? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ने। इसके अंदर गए तो सेल के अंदर मिला हमको साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट था उसको हमने साइटोसोल कह दिया या सेल मैट्रिक्स कह दिया, और जो सॉलिड पार्ट था उसको हमने ट्रोफोप्लाज्म कह दिया। ट्रोफोप्लाज्म में क्या आ जाएगा? सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब आ जाएंगे। और स्टोर फूड भी होता है ट्रोफोप्लाज्म में ही। तो जहां फूड का स्टोरेज होता है उसको हम ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक रफ आइडिया हो गया सेल का। तो हम लोग अपनी जो पढ़ाई है वो शुरुआत करेंगे सेल वॉल से, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसको आप लोग बना लीजिए और हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। यहां तक बना लो। हाँ, सेल वॉल, सेल वॉल पढ़ेंगे अब सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, आप हमें बताओ कि सेल वॉल कहां कहां पाया जाता है? सेल वॉल कहां कहां पाया जाता है? यस, सेल वॉल प्रेजेंट कहां कहां होगा? अगर हम 5 किंगडम की बात करें, हमारे पास कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल। 5 किंगडम है। आप बताइए कहां कहां सेल वॉल होगा? तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा मोनेरा में। यस, बिल्कुल होगा। क्या सभी मोनेरा में होता है सेल वॉल? हाँ, सभी मोनेरा में सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा का ही मेंबर है, इसमें सेल वॉल नहीं होता। तो प्रेजेंट होता है मोनेरा में, सभी मोनेरा में, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है,
माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, मोनेरा का सेल वॉल किससे बनेगा, ये भी जान जाओ। किससे बनता है बच्चों मोनेरा का सेल वॉल? तो मोनेरा का सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से बन जाता है मोनेरा का सेल वॉल। अब देखो, हम प्रोटिस्टा की बात नहीं करते क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल मिलता भी है, कुछ में नहीं भी मिलता है, तो प्रोटिस्टा छोड़ दो। आ जाओ फंजाई में, तो फंजाई में सेल वॉल मिलता है। ठीक है, अच्छा, फंजाई में सेल वॉल मिलता है तो सेल वॉल बनता किससे है? तो सेल वॉल यहां पर बनता है काइटिन से, मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन डेरिवेटिव है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। याद रखना, काइटिन एक होमोपॉलीमर है। काइटिन एक होमोपॉलीमर है। आप लोग यदि पुरानी एनसीईआरटी रखे होंगे तो उसमें लिखा है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में काइटिन एक हेटेरोपॉलीमर है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में। लेकिन जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें वो करेक्ट हो गया है और काइटिन को लिखा है होमोपॉलीमर। तो इसको याद रखना, काइटिन हेटेरोपॉलीमर नहीं होता है, काइटिन एक होमोपॉलीमर है। और ये बनता किससे है? ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बनता है। मतलब ये काइटिन डेरिवेटिव किसका है? डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बनता है। अच्छा, क्या सभी फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होगा? तो जनरली सभी फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है, लेकिन एक क्लास होता है ओमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस क्लास में दो सब क्लास आ जाते हैं, जाइगोमाइसिटिस और ओमाइसिटिस। तो जो सेल वॉल होता है ओमाइसिटिस का, वो काइटिन से नहीं बनता बल्कि वो बनता है सेलुलोज से। तो याद रखना, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है, लेकिन सेल वॉल ऑफ ओमाइसिटिस, जो ओमाइसिटिस है, इसका जो सेल वॉल है ये बना है सेलुलोज से। सेलुलोज से। तो बच्चों याद रखना, मोनेरा का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। सभी मोनेरा में सेल वॉल होता है, किसमें नहीं होता? माइकोप्लाज्मा में। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सेलुलोज। काइटिन क्या है? डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का, और काइटिन एक होमोपॉलीमर है। इसको याद रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, काइटिन एक होमोपॉलीमर है। अच्छा, अगर चाहो तो मैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा सकता हूं, लेकिन जरूरत उसकी नहीं है। फिर भी हम बना दे देते हैं, जो बच्चे चाहते हैं इसको देख लें कैसे बनता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। देखिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। क्लास 11th में भी बायोमॉलिक्यूल है बायोलॉजी में, और क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। तो दो जगह पढ़ोगे आप इसको। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों ये देखो, पहले कार्बन पे OH नीचे है, तो इसको हम बोल देंगे अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन हमको तो ग्लूकोसामिन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड कार्बन के OH को रिप्लेस कर देते हैं NH2 से। अगर सेकेंड कार्बन के OH को आप रिप्लेस कर दोगे NH2 से, तो क्या बन जाता है? अगर आप सेकेंड कार्बन के OH को रिप्लेस करोगे NH2 से, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोसामिन।
तो ये हमारा बन गया बच्चों ग्लूकोसामीन। यहां पर ला दो NH2 बस, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। तीसरे कार्बन पे पलट दो, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। ये NH2 है। अब इस NH2 में आप क्या करा दो, एस्टाइलेशन। एसाइलेशन मतलब CH3CO ग्रुप को जोड़ दो। CH3CO ग्रुप को जोड़ना किसमें, NH2 में, कहलाता है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कराते हो तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, देखो तो ये NH एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ दो CuCH3, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, OH 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 HCH2OH। तो ये देखिए ये नाइट्रोजन से जुड़ गया क्या, एसाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे N एसिटाइल। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोसामीन, तो इसी को बोल देते हैं हम N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको आप नाग बोल सकते हैं। तो यही जो यूनिट है, यही यूनिट बार बार रिपीट करती है और बना देती है काइटिन। तो आप बताइए काइटिन बनाने में केवल यही यूनिट ना, जिसको हम बोल रहे हैं, बार बार यही यूनिट रिपीट करके काइटिन बना देती है। तो इसका मतलब बताओ काइटिन एक यूनिट से बना है कि 2 यूनिट से, तो 1 यूनिट से। अगर काइटिन एक यूनिट से बना है तो काइटिन होमोपॉलीमर हुआ, तो इसे याद रखना काइटिन आपका होमोपॉलीमर है। काइटिन होमोपॉलीमर है, इसे याद रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो के केस में ये स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। केमिस्ट्री में आ सकता है अलग बात है, लेकिन बायो में कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बायो में क्या पूछा जाएगा, काइटिन होमोपॉलीमर। क्यों होमोपॉलीमर है, क्योंकि ये जो N ग्लूकोसामीन है यही बार बार रिपीट करके काइटिन का स्ट्रक्चर बना देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए तो हमने देख लिया कि मोनेरा का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड मतलब सेलुलोज से बना है। और अब आगे आ जाए प्लांट में। प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, यस प्लांट का, अच्छा प्लांट में सेल वॉल होता है ना, बिल्कुल होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, और प्लांट में सेल वॉल होता है। तो किससे बनता है, तो सेलुलोज से बनता है, हेमी सेलुलोज से बनता है। पैक्टिन से बनता है और प्रोटीन से बनता है। एल्गी का सेल वॉल किससे बनेगा, ग्लेक्टान से, मन्नान से, और मिनरल भी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब एल्गी की बात करें तो एल्गी का सेल वॉल बनता है आपका सेलुलोज, ग्लेक्टान, मन्नान, ये सब सैकराइड ही है, सैकराइड है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाता है एल्गी का सेल वॉल। तो हमने देख लिया प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, एल्गी का सेल वॉल किससे बना है। अब हम बच्चों इसमें आगे बढ़ेंगे, सेल वॉल के टाइप्स देखेंगे, सेल वॉल कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं। तो हम इसको रब कर देते हैं। देखो बच्चों
ये हमने जैसे 2 सेल लिए प्लांट के, हमने ये 2 सेल ले लिया है प्लांट का, ये हमने 2 सेल ले लिया है प्लांट का। लेकिन प्लांट में ये 2 सेल जो होते हैं आपस में चिपके रहते हैं, और चिपकाने का काम कौन करता है? यस, चिपकाने का काम करता है भाई मिडिल लेमिला। ये आपका मिडिल लेमिला है, यही दोनों सेल को चिपका कर रखता है। तो 2 प्लांट सेल के बीच का जो कॉमन लेयर है वो क्या है? मिडिल लेमिला। ये आपकी मिडिल लेमिला है। ये कॉमन लेयर होती है 2 सेल के बीच की। मिडिल लेमिला इज द कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल। 2 सेल के बीच की ये कॉमन लेयर है। अच्छा, ये चिपकाने का काम कर रहा है ना मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला 2 सेल को चिपकाने का काम करता है, इसीलिए हम मिडिल लेमिला को प्लांट सीमेंट बोल सकते हैं। इसको हम प्लांट सीमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, मिडिल लेमिला किससे बनता है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कैल्शियम पेक्टेट, लेकिन ये भी लिखा है मिडिल लेमिला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इसका मतलब कि मिडिल लेमिला में कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट ज्यादा होगा। लेकिन बनता किससे है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से, लेकिन अमाउंट कैल्शियम का ज्यादा होता है, इसे याद रखना। तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट तो मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है, लेकिन अमाउंट किसका ज्यादा होगा? तो अमाउंट पूछा जाए तो कैल्शियम पेक्टेट का ज्यादा होता है मिडिल लेमिला में। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट इज मोर। अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो हो जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमने बच्चों क्या सीखा कि 2 प्लांट के सेल को जोड़ने वाली जो लेयर है, कॉमन लेयर जो है वो है मिडिल लेमिला। इसको हम प्लांट सीमेंट कहते हैं। और किससे बना है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना है। और अमाउंट किसका ज्यादा है? तो कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट ज्यादा है। ये जो लेयर बनी है, बाहर की जो लेयर बनी है बच्चों, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये आपका कहलाएगा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे इसको हम। और इसके अंदर जो लेयर बनती है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब ये जो लेयर बनेगी ये बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, ये बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर भी हो सकती है। सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर भी हो सकती है। तो यदि मैं इस लेयर को बोल दूं S1, तो ये वाली लेयर क्या कहलाएगी बच्चों? S2। अगर मैं इसके अंदर एक लेयर और बना दूं तो क्या हो जाएगा? इसको कह देंगे S3। तो जो तीनों लेयर है ये कैसी है? ये मल्टी लेयर्ड है। ये मल्टी लेयर की कंडीशन आ गई है, मल्टी लेयर्ड। तो आप ये चीज देखो, सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर है और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बन रही है। तो इसे हमेशा याद रखना, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है। क्लियर है? और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? मल्टी लेयर होता है। अच्छा, इसके अंदर मान लो एक लेयर हम और बना दें, तो अगर टर्शियरी सेल वॉल की बात करेंगे तो वो भी कहां बनेगा? इसी के अंदर बन जाएगा। ये टर्शियरी सेल वॉल पतली लेयर होती है। टर्शियरी सेल वॉल जो होती है ये पतली लेयर होती है। टर्शियरी सेल वॉल पतली लेयर होती है। और याद रखना, टर्शियरी सेल वॉल हर सेल में, हर प्लांट में देखने को मिलता भी नहीं है। ये जनरली जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड में देखने को मिलता है।
टर्शियरी सेल वॉल पतली लेयर है, कहाँ मिलेगा? इन द ट्रैकेट ऑफ जिम्नोस्पर्म। आप यहाँ सवाल पूछ सकते हो, सवाल क्या पूछ सकते हो? जैसे हमने इस लेयर को बोला कि सेकेंडरी सेल वॉल का S1 लेयर है, इसको हमने बोल दिया S2 लेयर है, इसको S3 है, इसको हम S4 भी तो बोल सकते थे, लेकिन हमने इसको बोला टर्शियरी सेल वॉल। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको हम S4 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोजिशन और टर्शियरी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है। क्लियर है? सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए हमको इसको टर्शियरी सेल वॉल ही कहना पड़ेगा। हम इसे सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? तो जो कंडीशन यहाँ पे हमने इस सेल में दिखाई है वही यहाँ पर भी होगा। अब इसके अंदर क्या मिल जाएगा? आपको सेल मिल जाएगी, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल। तो अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, इसको बना लीजिए और हम इसको रब करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम एक प्लांट का सेल हमने लिया, ये हमने प्लांट का सेल लिया, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। जनरली प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेम सेल में पाई जाती है। तो यदि मान लो मेरिस्टेम सेल है, मेरिस्टेम सेल समझते हो, जो सेल डिवाइड करती है। लेकिन जैसे ही मेरिस्टेम सेल मैच्योर होना शुरू करती है, तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है, एक मोटी सी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी और जो प्राइमरी सेल वॉल होगा ये धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है। ये आपका प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो गया। प्राइमरी सेल वॉल क्या हो गया? डिमिनिश हो गया, मतलब डिसॉल्व हो रहा है, टूट रहा है जैसे सेल मैच्योर कर रही है, और इस सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। ठीक है बच्चों? तो अब बताइए, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ था? मेरिस्टेम सेल में। जब सेल मैच्योर होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर हुआ, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यदि मैच्योर सेल है तो उसमें क्या नहीं होगा? प्राइमरी सेल। और उसी सेल को हम क्या बोल देंगे? मैच्योर सेल या परमानेंट सेल। तो ये आपका कौन सा सेल हुआ? इसे हम मैच्योर सेल या परमानेंट सेल कहते हैं। और हमको पता है बच्चों कि जो परमानेंट सेल होता है इसमें डिवीजन नहीं होता, इसमें ग्रोथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल आ गई है। तो फिर से समझो, प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेम सेल में पाई जाएगी, जो सेल डिवाइड करती है, और जैसे ही सेल मैच्योर होना शुरू कर देता है, प्राइमरी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है। और जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा तो इसी को बोल देंगे परमानेंट सेल। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है? और एनाटॉमी ऑफ प्लांट में हम लोग दो ही सेल पढ़ते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक परमानेंट सेल। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा, उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होगी। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में जब बन जाएगा मैच्योर प्लांट सेल में, तो डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो याद रखना बच्चों कि जैसे ही प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर होगा और सेकेंडरी सेल वॉल बनाएगा, तो उस सेल को हम बोल देंगे मैच्योर सेल या परमानेंट सेल, और उसमें सेकेंडरी सेल वॉल होगा और उसमें क्या नहीं होगा? ग्रोथ नहीं होगा। तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन लिखती है, सुन लो मैं बोलता हूं। एज द सेल मैच्योर प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस। मतलब जैसे जैसे सेल मैच्योर होना शुरू होता है, प्राइमरी सेल वॉल डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है।
और प्राइमरी सेल वॉल की जगह क्या बन जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो याद रखना, सेकेंडरी सेल वॉल जब भी बनेगा वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही बनेगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग डिफरेंस नोट कर लेते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको बना लो। एक टेबल बनाकर के आप लोग लिख सकते हो। प्राइमरी सेल वॉल कैसा होगा? पतला होगा, इलास्टिक होगा, इसमें ग्रोथ हो सकता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ हो सकता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। किससे बना होगा? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन या पेक्टिन और प्रोटीन। प्राइमरी सेल वॉल एब्सेंट किसमें होगा? मैच्योर सेल में। मैच्योर सेल में एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट इन मैच्योर सेल। मैच्योर सेल में प्राइमरी सेल वॉल नहीं मिलेगा। सेकेंडरी सेल वॉल बता दो, थिक होगा। यस, थिक क्यों है? क्योंकि मल्टीलेयर्ड है। और नॉन इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होगी और इसमें ग्रोथ नहीं होगा, तो डू नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डू नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं होगा। और ये किससे बना होगा? ये भी बना होगा, कंपोजिशन सेम होगा, तो इसमें भी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन ही होता है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगा आपको। और सेकेंडरी सेल वॉल जब भी बनेगा तो याद रखना प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगा। तो बच्चों ये टेबल है, मेमोराइज कर लेना इसको, दोनों में अंतर क्या है जान जाना। तो मैच्योर सेल में क्या मिलेगा? सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन मैच्योर सेल में क्या नहीं मिलेगा? प्राइमरी सेल वॉल नहीं मिलती। क्लियर बच्चों? बना लो इसको। देखिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग टर्शियरी सेल वॉल के बारे में जान जाए। टर्शियरी सेल वॉल ये पतली लेयर होती है, थिन होती है और कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में मिलती है। प्रेजेंट इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। और किससे बना होता है ये? यस, ये कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड जाइलान। किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है और जाइलान से बनता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आने के चांसेस बहुत कम है। और टर्शियरी सेल वॉल का कंपोजिशन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर है, इसीलिए इसे हम अलग से नाम देते हैं टर्शियरी सेल वॉल। और ये पतली लेयर होती है, कहाँ मिलता है? इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों ये हमने हल्का सा सेल वॉल के बारे में देखा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब बच्चों हम ये देखेंगे कि जो सेल वॉल होता है, हमको पता है किससे बनता है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से और प्रोटीन से। तो ये सेल वॉल की जो मटेरियल है ये कहाँ बनते होंगे? तो अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल कहाँ बनेगा इसको देखेंगे। देखो बेटा, जो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज होता है ये बनता है सेल मेम्ब्रेन की मदद से। याद करो, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेलुलोज बनाने का जो मटेरियल होगा वो सेल मेम्ब्रेन दे देगा। तो ये फॉर्म्ड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन या फॉर्म्ड इन सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब सेलुलोज को बनाने का जो मटेरियल आया है वो कहाँ से आया है? सेल मेम्ब्रेन से आया है। अच्छा, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इन दोनों को बनाने का जो मटेरियल होता है वो कौन दे देता है? गोल्गी बॉडी। और याद रखना, प्लांट के गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो फॉर्म्ड इन गोल्गी बॉडी, फॉर्म्ड इन गोल्गी बॉडी, ठीक है। और प्लांट के गोल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? यस, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम। अच्छा, प्रोटीन कहाँ बनेगा? तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको चाहिए राइबोसोम, तो ये बनता है राइबोसोम पे। प्रोटीन कहाँ बनता है? फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर बनता है प्रोटीन। तो बच्चों ने ये जो सेल वॉल मटेरियल हमने देख लिया कहाँ कहाँ बनते हैं। सेलुलोज कहाँ बनेगा? सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गोल्गी बॉडी, और प्लांट का जो गोल्गी बॉडी होता है उसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, और प्रोटीन बनता है राइबोसोम के ऊपर। तो ये तुमने देख लिया मटेरियल कैसे बनता है। अब एक्चुअल में सेल वॉल कैसे बनता है वो देखेंगे। तो बच्चों याद करो, जब भी हमको सेल वॉल बनाना होगा सबसे पहले हम सेल वॉल का स्केलेटन बनाते हैं, मतलब सेल वॉल का ढांचा बनाएंगे। जैसे घर बनाते हो तो घर जब बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं? पिलर डालते हैं। पिलर एक तरीके से स्केलेटन का काम करता है। और फिर जो छड़ डल जाता है, पिलर आप डाल लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि हम उस छत की ढलाई करते हैं, मतलब सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, वो सब डालते हैं, तो मैट्रिक्स हो गया। वैसे ही जब सेल वॉल बनाना होता है तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्केलेटन ऑफ द सेल वॉल और उसके अंदर डालेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं सेल वॉल बनता कैसे है, इसको आप बना लो। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कैसे बनेगा? तो सेल वॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका स्केलेटन बनाएंगे, और स्केलेटन बनाने के बाद क्या किया जाएगा? मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको डाल देंगे। तो याद रखना, सेल वॉल का स्केलेटन बनाता है कौन? सेलुलोज। तो स्केलेटन फॉर्म बाई सेलुलोज। स्केलेटन कौन बनाएगा? तो स्केलेटन बनाता है सेलुलोज। और मैट्रिक्स किससे बनता है? तो मैट्रिक्स आपका बनता है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। चार चीजों से हमारा सेल वॉल बनता था। तो जिसमें से जो सेलुलोज था उसने तो बना लिया स्केलेटन, और
हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया आपका मैट्रिक्स। देखो बेटा कैसे बनता है सेल वॉल। तो यदि हम मान लें, इसको रफ करना पड़ेगा, देखिए यदि हम मान लें कि ये आपका सेलुलोज की चेन है, ये सेलुलोज को जोड़ते जाओ तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेलुलोज को जोड़ते जाओ तो एक चेन की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो चेन की तरह स्ट्रक्चर बनता है, सेलुलोज के चेन की तरह जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम बोल देते हैं माइक्रोफाइब्रिल। बहुत सारे सेलुलोज के यूनिट्स इस तरह से जुड़ेंगे, बहुत सारे सेलुलोज के यूनिट्स इस तरह से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं। तो इस तरह से सेलुलोज की यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाएगी। सी से हम सेलुलोज दिखा रहे हैं, इस तरह से आपका सेलुलोज का यूनिट जुड़ेगा। तो ये जो हमने सेलुलोज के चेन्स ड्रॉ किए हैं, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल, इसी को हम माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं। अब ये हमारा तो बन गया स्केलेटन। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल बना है, किससे बना है? यस, सेलुलोज से बना है। और यहाँ पर फिर हम क्या डाल देंगे? मैट्रिक्स अपना। और मैट्रिक्स में क्या क्या आता है आपको पता है? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ठीक है, ये आपका बन गया मैट्रिक्स। तो सेल वॉल किससे बना? माइक्रो। सेल वॉल में स्केलेटन किससे बना? सेलुलोज से। बहुत सारे सेलुलोज जुड़ करके क्या बना है? माइक्रोफाइब्रिल। और मैट्रिक्स के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया बताओ? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। क्लियर है बेटा? तो ये तो हमने सेल वॉल बना लिया। अगर हम सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? तो सेल वॉल आपका रिजिड होगा, नॉन लिविंग होता है, और सेल वॉल के कारण सेल को एक शेप मिल पाती है। मतलब सेल वॉल क्या करता है? सेल को शेप दे पाता है। ठीक है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, सेल को शेप दे पाता है, और सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी सेल वॉल ही बचा पाता है। तो सेल वॉल किससे बना? याद करो। सेल वॉल आपका सेलुलोज से बना। सेलुलोज ने क्या बनाया? स्केलेटन बनाया, और सेलुलोज के चेन को हमने बोल दिया माइक्रोफाइब्रिल। और मैट्रिक्स किससे बनेगा? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन क्या बना लेगी? मैट्रिक्स को। क्लियर इतना? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन बनाएगी मैट्रिक्स को। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। तो पहली बात जानिए कि ये मोटी लेयर होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये प्रोवाइड करती है शेप टू द सेल, प्रोवाइड शेप टू द सेल।
सेल को शेप प्रोवाइड करती है और सेल वॉल परमेएबल भी होता है, परमेएबल भी होता है, ठीक है। सेल वॉल में छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उस साइज का जो भी मॉलिक्यूल होगा वो जा सकता है और आसानी से आ सकता है। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए इम्परमेबल होता है। तो थिक होगा, रिजिड होगा, नॉन लिविंग होगा, प्रोवाइड करेगा शेप टू द सेल। और दूसरी चीज, ये रिजिड होने के साथ साथ सेल को प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। तो कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सेल को बचाएगा। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, उनके लिए ये इम्परमेबल होगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो आसानी से पास कर सकते हैं पोर्स से। तो हम लिख सकते हैं ये इम्परमेबल होता है टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं और सेल के लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए सेल वॉल इम्परमेबल होगा। तो आप पूछ सकते हो कि ये तो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए इम्परमेबल है, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे जरूरत का है वो कैसे जाता होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि सेल कुछ केमिकल सीक्रेट करता है और वो केमिकल उस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर देगा और फिर वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है। तो इतना आप लोग याद रखना। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन देगा सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाएगा। और इम्परमेबल होता है किसके लिए? अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सेल वॉल। अब इसके बाद अब आप सेल की ओर अंदर जाओ। सेल वॉल के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या उसी को हम बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या इसी को बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसी को बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये पतली लेयर होती है और ये लिविंग होती है और इसका नेचर होता है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जनरली क्वासी फ्लूइड हम उसको बोलते हैं जो पार्टली सॉलिड हो और पार्टली लिक्विड हो, मतलब पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। मींस पार्टली सॉलिड एंड पार्टली लिक्विड, पार्टली सॉलिड एंड पार्टली लिक्विड, पार्टली सॉलिड एंड पार्टली लिक्विड नेचर में है, तो उसको हम बोल देंगे क्वासी फ्लूइड। उसको हम बोल देंगे क्वासी फ्लूइड। थिन है, लिविंग है, क्वासी फ्लूइड नेचर में। अच्छा, अगर कंपोजिशन की बात करें तो कोई भी एक सेल ले लो और सेल में अगर हम उसका एवरेज कंपोजिशन देखें तो क्या क्या होता है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन किससे किससे बना होगा, तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। लगभग ये होता है 58 से 59%, 58 to 59%। प्रोटीन होता है 58 to 59% और लिपिड 40% के आसपास और कार्बोहाइड्रेट 2% के आसपास।
तो जब किसी सेल का एवरेज कंपोजिशन देखते हो तो यही हमको परसेंटेज मिलता है। आपके एनसीईआरटी में आरबीसी का कंपोजिशन दिया हुआ है, तो उसे हम लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होता है, लिविंग होता है, क्वासी फ्लूइड होता है नेचर में, ठीक है बच्चों। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यदि हम आरबीसी का मेम्ब्रेन देखें तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा 52%, मतलब 52%, लिपिड होगा यस 40%, तो कार्बोहाइड्रेट 8%। तो उस केस में भी आपको कार्बोहाइड्रेट कम ही मिलेगा। सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, प्रोटीन, फिर लिपिड और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। तो ये ह्यूमन आरबीसी की बात करें इसमें ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात करें ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये किससे बना होता है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। यस, प्रोटीन तो होगा, लिपिड भी होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोटीन यहाँ पर होता है 52%, एनसीईआरटी का डेटा आपको याद होना चाहिए। लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 8%। तो ये ह्यूमन आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज 52, लिपिड का 40 और कार्बोहाइड्रेट 8%। तो ये किसका कंपोजिशन है, ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन का ये कंपोजिशन है। ये ह्यूमन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोजिशन है। क्लियर है बच्चों, इसे याद रखिएगा। अगर मैं कोई सेल बनाऊं तो सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये उसका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस से सटा हुआ ये आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस तरह से है ना। फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसे ऐसे, वेसिकल्स भी मिल जाएंगे आपको। साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, ये वेसिकल हो गया, मान लो कोई वेसिकल हो गया, ठीक है। बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड होगा। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो है। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल इस साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना है, अगर हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना है, यदि हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो हम अपने बॉडी में से कौन सा सेल निकालें, ठीक है। हमको अपने बॉडी के सेल का सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, स्टडी करना है, तो अपने बॉडी का कौन सा सेल हमको निकालना चाहिए, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है तो हमको कौन सा सेल निकालना चाहिए। अच्छा, हम देख लेते, कोई भी सेल निकालते हैं, देखते हैं सेल मेम्ब्रेन स्टडी हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हम करते क्या है, केमिकल डालेंगे। केमिकल डालेंगे तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम केमिकल डालते हैं तो केवल सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला ही नहीं निकलता, बल्कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा वो भी बाहर आ जाएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का मेम्ब्रेन वो भी बाहर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन वो भी बाहर आ जाएगा। तो सबका मेम्ब्रेन बाहर आकर के मिक्स हो जाता है। अब बताओ, हमको तो पढ़ना था केवल सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सभी का मेम्ब्रेन बाहर आ गया,
तो क्या हम सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ सकते हैं? नहीं। तो हम किसी भी सेल को निकाल करके हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? जब आप सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करोगे तो बाकी सेल ऑर्गेनल के भी मेम्ब्रेन बाहर आ जाते हैं, जिससे कि सब मिक्स हो जाता है और हम प्रॉपर स्टडी सेल मेम्ब्रेन की नहीं कर पाते। तो याद रखो, अगर हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो उसके लिए कौन बेस्ट है? आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ही लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब नहीं होती हैं तो क्या मिलेगा? केवल हमको मिल जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब भी हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना होता है तो हम मैच्योर आरबीसी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो ये सब सेल ऑर्गेनल जब नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर हम केवल केमिकल डालेंगे तो उस केमिकल से केवल हमको सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन जब बाहर आ जाएगा तो हम आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कि फॉर द स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन मैच्योर आरबीसी इज बेस्ट। बिकॉज क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलता, न्यूक्लियस नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते। अगर सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा तो आसानी से आप सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हो। तो लिख सकते हो, ये एनसीईआरटी में ही दिया है, ये एनसीईआरटी में ही दिया है। तो देखिए, फॉर द स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन आरबीसी इज बेस्ट। ह्यूमन आरबीसी बेस्ट होता है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन आरबीसी में क्या क्या एब्सेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। माइनस का मतलब एब्सेंट होता है। तो यदि हमको पूछा जाए कि बताओ अगर सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना है तो बॉडी में से तुम कौन सा सेल लेना पसंद करोगे, तो हम बोलते हैं ह्यूमन आरबीसी। क्यों? क्योंकि उसमें और दूसरे सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे। जब दूसरे सेल ऑर्गेनल नहीं रहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर पाना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। क्लियर है बच्चों? अब सेल मेम्ब्रेन हमारा दिखता कैसे है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारा दिखता कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Structure of the cell membrane. तो जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। अच्छा, क्या होता है ये? तो देखो, जो फास्फोलिपिड होता है उसमें एक हेड होता है। हेड से जुड़े होते हैं टेल, ये इस तरह से। ये अब हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब वाटर लविंग होगा, पोलर होगा और वाटर लविंग होगा। और ये जो चेन है कार्बन की, हमको पता है कार्बन क्या है? नॉन पोलर है, और कार्बन की चेन भी क्या होगी? नॉन पोलर होगी। तो ये एक्चुअली फैटी एसिड है। और यहां देखो,
ये कार्बन में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, तो ये बना लेता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड है इसमें कार्बन की चेन है, ठीक है, कार्बन की चेन होने के कारण ये हाइड्रोफोबिक होती है, नेचर में हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब नॉन पोलर होगी। अब देखो यहां पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गया और डबल बॉन्ड इंडिकेट्स अनसैचुरेशन। लेकिन यहां पर आप देखिए यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस फैटी एसिड को हम बोल देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आप बता सकते हो, अच्छे से एग्जांपल हम बता दें, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जांपल है वो आपका घी होता है, घी होता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका एग्जांपल ऑयल, तेल, तेल, इसका घी। एक जब दिमाग लगा बताऊं मुझे, सैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्टिव होगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्टिव होगा? यस, रिएक्टिव तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, रिएक्टिव तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर रिएक्टिव है तो क्या है? स्टेबल नहीं है। केमिस्ट्री का नियम है कि पाई बॉन्ड होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन है तो रिएक्टिविटी कम। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यही कारण होता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंजम्पशन यदि आप ज्यादा करते हो तो यही जाकर के आर्टरीज की वॉल पे जमना शुरू हो जाता है, और बाद में जाकर के ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कॉज कर सकता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा? जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी और उतना कम स्टेबिलिटी होगा। इसका मतलब ये आर्टरी पे जमने के चांसेस ना के बराबर नहीं जमते। इसलिए डॉक्टर्स भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज डाइट में बढ़ा दो। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ही हम पूफा बोलते हैं। उसका बढ़िया एग्जांपल है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बढ़िया एग्जांपल है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज कॉज कर सकती है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस काज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और जो पेशेंट हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप डाइट में ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ऑलिव ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसको हम पूफा बोलते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड केवल एक है तो कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो बोल देंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? तो यही हमारा क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल। अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो सिंपली एक गोला बना करके दो एरो लगा दो। गोला बना करके दो एरो लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? पोलर। और ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। फास्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन में दो तरह के फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। एक होता है ग्लिसरोफास्फोलिपिड, और उसी को हमको पढ़ना भी है। ग्लिसरोफास्फोलिपिड का कॉमन नेम क्या होता है? लेसिथिन। लेसिथिन ही उसको बोलते हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड। ग्लिसरोफास्फोलिपिड कैसे बनेगा? तो ग्लिसरॉल टर्म आ गया, इसका मतलब लिपिड से क्या जुड़ जाएगा? ग्लिसरॉल जुड़ जाएगा। लिपिड में फॉस्फेट टर्म भी आ गया, ग्लिसरोफास्फोलिपिड है, मतलब फॉस्फेट भी जुड़ा रहेगा।
तो हल्का से मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक फिर आपका बायोमॉलिक्यूल में निकल जाएगा। देखिए हल्का सा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इसका, मतलब इसका फास्फोलिपिड का। देखिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता है हमको? यस, CH2OH, CHOH, हाँ CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसी से हम फैटी एसिड जोड़ देते हैं, और जब फैटी एसिड जुड़ता है तो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां जुड़ जाएगा फैटी एसिड, हाँ, और यहां पे जुड़ जाएगा फैटी एसिड, और यहां पर क्या होता है, जुड़ जाता है फॉस्फेट, और इसी फॉस्फेट से जुड़ जाता है कोलिन, कोलिन जुड़ जाता है। तो ये जो फास्फेट जुड़ा है या कोलिन जुड़ा है, ये पोलर होते हैं। ठीक है, ये जो फास्फेट जुड़ा है और कोलिन जुड़ा है, ये क्या होता है, पोलर, यही बना लेते हैं पोलर हेड आपके। क्यों? यदि फास्फेट पे आयनिक फॉर्म बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पोलर हेड होता है, और यही बना लेता है पोलर हेड। अब फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन की चेन देखोगे 17 कार्बन, 18 कार्बन होता है, 20 कार्बन होता है, तो मतलब ये कार्बन की चेन बहुत लंबी होने के कारण ये बन जाता है नॉन पोलर। जितना ज्यादा कार्बन की चेन बड़ी होगी उतना ही फैटी एसिड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो यही हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड एसिड है तो मतलब COOH रहा होगा, तो वो COH अल्कोहल के OH से रिएक्शन करने के बाद ये एस्टर बॉन्ड बना लेता है, और फास्फेट में भी क्या रहा होगा, HCPO4 स्ट्रक्चर होता है, तो उसने इस कार्बन के OH का इस्तेमाल कर लिया, तो इसने बना दिया हेड, इसने बना दिया टेल। तो नॉन पोलर क्या हो जाएगा, टेल आपका। टेल होता है हाइड्रोफोबिक और हेड होता है हाइड्रोफिलिक, है ना, इसलिए पोलर हेड कहते हैं और नॉन पोलर टेल। और इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हेड, और नीचे जो दो एरो टाइप में स्ट्रक्चर है यही क्या है, टेल है। तो ये तो हमने सीख लिया फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इस फास्फोलिपिड से कैसे बनी होगी, सेल मेम्ब्रेन में इस फास्फोलिपिड के कितने लेयर होंगे और क्यों उतने लेयर की जरूरत है। हम जनरली ये जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। क्या हमको 2 लेयर की जरूरत थी? क्या हम एक लेयर से सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सकते? आइए देखते हैं कि एक लेयर से सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं बन पाता। तो बच्चों इसको आप लोग बना लो, इसको आप लोग बना लीजिए। आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फास्फोलिपिड की 2 लेयर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एक लेयर से क्यों नहीं बन पाता हमारा सेल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन यदि हम बात करें, अगर मान लो ये हमारा सेल है और मान लो हमने क्या किया, और सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर भी क्या है, पानी है, सेल के बाहर भी क्या है, पानी है। सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी। अगर मान लो हमने इस तरीके से फास्फोलिपिड के लेयर को अरेंज कर दिया, तब बताओ ये तो पोलर है, ये तो पोलर हेड है, इसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो नॉन पोलर है, टेल आपका नॉन पोलर है, टेल आपका नॉन पोलर है, लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, पोलर है। अगर मान लो एनवायरनमेंट पोलर है तो ये टेल जो है वाटर से दूर जाना चाहेगा,
मान लो अगर वाटर से दूर जाना चाहेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, लेकिन इधर जाएगा तो इधर भी क्या है, पानी है, तब कहां जाए बेचारा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फास्फोलिपिड की सिंगल लेयर से सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बाहर भी पानी और अंदर भी पानी। तो फास्फोलिपिड मोनोलेयर से क्या नहीं बन पाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। मोनोलेयर से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन जब भी बनाना होगा हमको कम से कम फास्फोलिपिड की 2 लेयर चाहिए। तो वो 2 लेयर कुछ ऐसी बनेगी। ये इस तरीके से, इससे फायदा क्या हो जाएगा, देखो अंदर पानी है तो अंदर पोलर हेड भी है, बाहर पानी है तो बाहर क्या है, पोलर हेड है, और बीच में टेल आ गया हाइड्रोफिलिक, अरे ये हाइड्रोफोबिक टेल आ गया। तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन लिखती है, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन लिखती है कि जो डबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है फास्फोलिपिड में, वो क्यों होती है, ताकि हम इस टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से बचा सकें। इस टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से बचाना है तो फास्फोलिपिड की 2 लेयर लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों? यदि एक लेयर लेके चलोगे तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी, पानी का इंटरेक्शन टेल से हाइड्रोफोबिक से हो ही जाना है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको फास्फोलिपिड की कम से कम 2 लेयर लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि टेल को बचाना किससे है, एक्वस एनवायरनमेंट से। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।